द नेशन 60 ईयर्स ऑन। तो उस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस पाने के बाद इंडिया ने किस तरीके से ग्रोथ की, इंडिया किस तरीके से बना। हमने सबसे पहले देखा था किस तरीके से इंडिया जो है एक डिवाइडेड नेशन था, राइट। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, राइट। 500 से भी ज्यादा उस टाइम पे हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उस बेसिस पे हमारे देश में डिवीजन चल रहा था। साथ ही साथ अमीरी और गरीबी के बीच में डिफरेंस, बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं डिविजन हमारे देश में थे। फिर हमने देखा किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना, उसके हमने मेन फीचर्स पढ़े कि जो हमारा लॉ है वो सबको इक्वल मानता है, इसमें अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश कर दी है, इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स के बारे में पढ़ा, राइट। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ स्टेट्स बनी, कि सबसे पहले जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनी वो आंध्र प्रदेश थी, किस तरीके से वो बनी ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से अडॉप्ट की हमने किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी जो सिस्टम है उसको अपनाया। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें देखी कि इंडिया किस तरीके से शेप लेना स्टार्ट हुआ। तो अब जो है आज की डेट में हम बात करें तो हमें 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं, मतलब आजादी से लेके अब तक हमारे 75 इयर्स हो गए हैं, राइट। तो बुक में जो है दिया हुआ है 60 इयर्स का, कि आजादी से लेकर अभी जो 60 इयर्स हुए थे उसमें इंडिया कहाँ पे पहुंचा है, उसमें इंडिया ने कितनी तरक्की की है, राइट। तो इसमें 60 इयर्स तक का बताया हुआ है, बट वैसे इंडिया को 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, राइट। So on 15 August 2007, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. तो 15 अगस्त 2007 में हमने 60 साल आजादी के सेलिब्रेट किए थे, कि हमें आजाद हुए एज अ फ्री नेशन, आजाद देश के तौर पे हमें 60 साल हो चुके थे। हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस टाइम। और अगर हम बात करें कि इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इन 60 सालों में, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज फुलफिल्ड द आइडिया सेट आउट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और किस हद तक इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आइडियल्स को फॉलो किया है, फुलफिल किया है। मतलब कि हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि हमारा जो देश है वो ऐसा होगा, हम ये चीज अपने देशवासियों के लिए करेंगे। तो किस हद तक हमने उन चीजों को फुलफिल किया है, उन चीजों पे काम किया है, ये देखना जो है जरूरी है। That India is still united and that it is still democratic are achievements that we might justly be proud of. तो सबसे बड़ी जो हम बात कह सकते हैं और जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा गर्व कर सकते हैं वो है कि इंडिया आज भी यूनाइटेड है, एक है, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान का और इंडिया का डिवीजन होने के बाद इंडिया का और बंटवारा नहीं हुआ है, कि इंडिया से कोई और देश अलग नहीं हुआ, राइट। तो इंडिया अभी भी यूनाइटेड है, ठीक है। स्टेट्स थोड़ी बहुत अलग हुई हैं, बट वो स्टेट्स तो फिर भी पार्ट इंडिया का ही है। तो वैसे इंडिया से कोई देश अलग नहीं हुआ है, वैसे इंडिया यूनाइटेड है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया अभी भी डेमोक्रेटिक है, ठीक है। इंडिया अभी भी डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बातें क्यों हैं? क्योंकि जब अंग्रेज यहां से गए थे ना, तो उन्हें लग रहा था कि इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतना सारा डाइवर्सिटी है, लोग 1000 तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, इतने सारे धर्म यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। तो देखना आज नहीं तो कल ये, मतलब जो आज पाकिस्तान अलग हुआ है, कल इसमें से 10 देश और अलग हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि धर्म के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहेगा ही नहीं, इसमें से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो बट जाएंगी बाद में, ऐसा उन्हें लग रहा था। Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country. तो उस टाइम पे जब ये ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक कंट्री बन के रह ही नहीं सकता। That it would break up into many parts with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. वो कह रहे थे कि देखना कुछ दिन बाद क्या होगा कि हर एक जो रीजन है या फिर हर एक जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लैंग्वेज बोलने वाला जो ग्रुप है, वो अपने लिए एक अलग देश मांगेगा। जैसे आंध्र प्रदेश ने अपने लिए एक स्टेट मांगी है ना, उसने बोला कि हम इंडिया का ही पार्ट रहेंगे, बट जो लोग तेलुगु बोलते थे वो कह रहे थे कि हमें अपना एक स्टेट दे दो, राइट। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ स्टेट का ही डिवीजन हुआ, बट उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्टेट नहीं बल्कि लोग देश मांग लेंगे अलग, ठीक है। अदर्स बिलीव दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल। तो कुछ लोगों को तो लग रहा था कि ये लैंग्वेज के बेसिस पे इसका डिवीजन हो जाएगा अलग अलग देशों में, और कुछ लोग बोल रहे थे कि देखना कुछ दिन बाद क्या होगा कि यहाँ पे मिलिट्री का रूल आ जाएगा, मतलब आर्मी यहाँ पे कंट्रोल करने लगेगी। जैसे अभी म्यांमार में आपने सुना होगा कि वहां पे मिलिट्री कूप हो गया है, वहां पे जो डेमोक्रेसी थी उसको हटा के
क्या किया है, वहां की मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। अब वहां का देश जो म्यांमार है उसे कौन चला रहा है, वहां की मिलिट्री चला रही है। तो ऐसे ही लोग कह रहे थे कि देखना इंडिया में भी इलेक्शंस वगैरह तो अभी हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ साल बाद यहाँ पे मिलिट्री का कब्जा हो जाएगा, मिलिट्री इसको चलाएगी तो डेमोक्रेसी हट जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। 75 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी हमारा देश जो है वो अच्छे से डेमोक्रेटिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। However, as many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of state and local elections. तो वो कह रहे हैं कि लोगों को तो ये लग रहा था कि मिलिट्री के अंदर आ जाएगा, बट हमारे यहाँ पे अच्छे से वही बोला जा रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं हिला है। जब तक ये 60 इयर्स हुए थे, जब तक ये बात की जा रही है, उस टाइम तक ये 13 जनरल इलेक्शंस हो चुके थे। बट अगर मैं आज बोलूं आपको 75 इयर्स की बात करूं, तो अभी तक 17 जो जनरल इलेक्शंस है ना वो हो चुके हैं। जनरल इलेक्शंस अगर आप नॉर्मल समझो तो ये जो पीएम वाले होते हैं, प्रधानमंत्री जिन इलेक्शंस में चुने जाते हैं, तो वो वाले इलेक्शंस जो है वो अभी इस डेट तक 17 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, जो 2019 में लास्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, राइट। तो बुक के हिसाब से अगर आप 60 इयर्स वाला देखो तो 13 जनरल इलेक्शंस हो गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शंस हो चुके हैं। हम बात करें जो स्टेट के सीएम के लिए जो इलेक्शन होते हैं, पंचायत वगैरह के जो इलेक्शंस होते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे इलेक्शंस हो चुके हैं। देयर इज अ फ्री प्रेस एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिया में प्रेस जो है वो बिल्कुल फ्री है। प्रेस अपने हिसाब से जो है न्यूज वगैरह दिखाती है, उसे कोई कंट्रोल नहीं करता। हालांकि इस पे बहुत सारा डिबेट भी होता है, बट स्टिल तो जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो फ्री है। वो अच्छे से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। ऐसा भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट कर रही है उसका सब तारीफ ही कर रहे हैं। सो जहां पे कुछ बुरा होता है वहां पे जो मीडिया है, प्रेस है, वो क्रिटिसाइज करती है। जहां पे कुछ अच्छा होता है, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो उसका तारीफ भी की जाती है। तो इस तरीके से प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ जुडिशरी, जो हमारे जो कोर्ट्स वगैरह हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट होके अपना जो लोगों को न्याय देते हैं। Finally, the fact that people speak different languages or practice different faith has not come in the way of national unity. और overall अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो हमारी यूनिटी के रास्ते में नहीं आई है। भले ही यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, बहुत सारे धर्म जो है उनको फॉलो किया जाता है, अलग अलग फेथ के लोग हैं, बट ये सभी चीजें जो है वो हमें एक भारत होने से नहीं रोक पाई हैं। मतलब हम यूनाइटेड हैं। On the other hand, deep divisions persist. अब वैसे तो हम कह रहे हैं कि हाँ यूनिटी है, बट इस यूनिटी में भी ना कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें ये देखने मिलता है कि डिवीजन है। जैसे कि अमीर गरीब का, भले ही हम एक देश हैं एज इंडिया, तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया में सभी लोगों की सेम इनकम है, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, है ना, जो वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो अमीरी गरीबी का डिवीजन हो गया। साथ ही साथ कास्ट सिस्टम जो है वो तो अभी भी हमारे देश में बना हुआ है। वैसे तो हम यूनाइटेड हैं, हाँ, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, बट साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें डिवीजन देखने मिलता है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, द अनटचेबल्स और एज दे आर नाउ रेफर्ड टू दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल चुकी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, कि अगर कोई भी पर्सन कास्ट के बेसिस पे, मतलब इस तरीके से बोलेगा कि तुम छूने लायक नहीं हो, मैं अगर तुम्हें छूंगा तो मैं पॉल्यूटेड हो जाऊंगा, अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो उस पर्सन के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी, राइट। तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, बट फिर भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट के, जिन्हें की डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करना पड़ रहा है, जिनके खिलाफ जो है लोग अत्याचार करते हैं उनके साथ। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक और मतलब पिछले चैप्टर्स में एग्जांपल दिया था कि साउथ में क्या हुआ था, कर्नाटका में कोई 15 साल का दलित लड़का था और उसने कोई प्रोसेशन चल रही थी, मतलब जैसे रैली वगैरह निकलती है ना भगवान वाली, मंदिर जैसे लोग रैली निकालते हैं, रथ यात्रा टाइप्स निकालते हैं ना, तो उसमें क्या हुआ, उस एक बच्चे ने जो मंदिर का वो खंबा था ना उसको छू दिया, और उस बच्चे के खिलाफ क्या कहा गया कि तुम दलित हो, तुम लोअर कास्ट के हो और तुमने मंदिर को कैसे छू दिया, अब तुम्हारे खिलाफ 60,000 का जुर्माना लगाया जाता है। तो उस दलित जो लड़का था उसके ऊपर 60,000 का जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाया गया, जस्ट बिकॉज ही टच्ड दैट पिलर। तो इस तरीके से हमें आज भी देखने मिलता है। हालांकि बाद में क्या हुआ कि जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया था, जिन लोगों ने वो फाइन लगाया था, उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया, राइट। तो हमें, हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी
देखने मिलती है। इस वजह से हमें यह है कि हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बट द थिंग इज कि लोगों को फिर भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो झेलना पड़ रहा है ना। मतलब लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हुआ है। जो लोग अपने आप को अपर कास्ट कंसीडर करते हैं वो आज भी बहुत मतलब ज्यादातर देखने मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसे हैं, हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग देखने मिलते हैं जो कि लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना। वो लोअर कास्ट को लोअर कास्ट मान रहे हैं, पहली बात कि अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल दे आर कंसिडरिंग सम पीपल एज इंफीरियर टू देम कि भाई तुम तो नीचे हो और तुमने हमारी चीज को छू कैसे लिया, तुमने हमारे जो नल है उससे पानी कैसे पी लिया। इस तरीके की बातें हमें आज भी देखने मिलती हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस टू वाटर सोर्सेस, टेम्पल्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अभी भी क्या होता है रूरल एरियाज में। वैसे तो रूरल एरियाज बोला जा रहा है कि बट हाँ, आपको कई जगह ना अर्बन एरियाज में भी देखने मिलेगा कि लोगों के दिमाग में अभी भी एक कास्ट सिस्टम ना बहुत अच्छे से घुसा पड़ा है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें क्या किया जाता है कि उन्हें जो पानी के सोर्सेस हैं, तालाब हो गया, वहां नहीं जाने दिया जाता। कहते हैं कि इस तालाब में अपर कास्ट के लोग रहते हैं तो यहाँ पे लोअर कास्ट वाले लोग नहीं आके नहा सकते। इस तरीके की बातें होती हैं। टेम्पल्स में लोगों को नहीं आने दिया जाता, पार्क्स में नहीं आने दिया जाता। इस तरीके के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां लोगों को मना किया जाता है, कहा जाता है कि भाई तुम लोअर कास्ट के हो, तुम यहाँ नहीं घुस सकते। इस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड डिस्पाइट द सेक्युलर ideals enshrined in the constitution, there have been clashes between different religious groups in many states. अब वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से सेक्युलर है, वो हर एक धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। हम एज अ नेशन सेक्युलर है, मतलब कि सारे धर्म हमारे लिए एक बराबर है। हर एक जो धर्म है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट फिर भी हमें देखने मिलता है कि लोगों के बीच में जो झड़प है वो देखने मिलती है ना। ज्यादातर तो हिंदू मुस्लिम के ही बीच में देखने मिलती है कि हिंदू ग्रुप्स मुस्लिम ग्रुप्स जो है वो लड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि भाई सेक्युलरिज्म है, हमें एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट फिर भी ग्राउंड रियलिटी पे हमें कई बार देखने मिलता है कि लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन झड़प हो जाती है। अबव ऑल, as many observers have noted, the gulf between the rich and the poor has grown over the years. और हम बात करें एक और तरह के डिवीजन की, पहला हो गया भाई कास्ट सिस्टम वाला, दूसरा हमने देखा कि रिलीजन के बेसिस पे भी डिफरेंस है, तीसरा अगर हम बात करें जो कि बहुत ही नॉर्मली देखने मिलता है वो ये है कि जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस है ना वो ओवर द इयर्स बढ़ा ही है। मतलब हमने सोचा था कि जैसे आजादी के टाइम पे हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग गरीब थे, हमें लग रहा था कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप है रिच के बीच में और पुअर के बीच में ये कम हो जाएगा, बट नहीं, ओवर द पीरियड क्या हुआ है, ये जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, अमीर और अमीर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि गरीब और ज्यादा गरीब हो गया है। Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development. तो कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे हैं जिन्हें कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, वही कि अमीर और अमीर हो गया है। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा नहीं मिला है। बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स वगैरह बन रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सभी चीजों की जो एक्सेस है वो नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे देश में जिनको कि अच्छा पानी, अच्छा जो हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी एजुकेशन, ये सब मिल रहा है, बट स्टिल देयर आर ग्रुप्स व्हिच आर away from these facilities. They live in large houses and dine in expensive restaurants, send their children to expensive private schools and take expensive foreign holidays. तो जो अमीर तबका है वो तो बड़ा ही मजे कर रहा है, बड़े बड़े हाउसेस में रहता है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, अपने बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेजता है, दूसरे देशों में हॉलीडेज पे जाता है, अमीर जो ग्रुप है। At the same time, many others continue to live below poverty line. और हम वहीं देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे मतलब कि आप इतना समझो कि उनके पास अपना जो नॉर्मल खाना है, एक टाइम का खाना वो लोग बहुत ही मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। रहने की तो बात छोड़ ही दो, घर की और बाकी फैसिलिटीज की बात छोड़ दो, वो अपना जो खाना है एक टाइम का उसको जुटाने में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो रोटी कपड़ा मकान है, वो उनके पास अच्छे से नहीं है। Housed in urban slums or living in remote villages on lands that yield little, they cannot afford to send their children to school. तो जैसे आप ये एक अर्बन स्लम की फोटो देख सकते हो, धारावी इन बॉम्बे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम। तो ये जो स्लम है ये धारावी स्लम है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया हम कह सकते हैं। तो ये जो झुग्गी बस्तियां होती हैं
इस तरीके के एरियाज में लोग जो हैं वो रहते हैं जहाँ पे रहने की जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा खराब होती हैं। ना तो सैनिटेशन का कोई ध्यान होता, मतलब चारों तरफ गंदगी होती है, ना पीने का पानी सही से, ना घर अच्छे से। देखो किस तरीके से यहाँ पे टीने डाल डाल के लोग रह रहे हैं। कुछ लोग तो बस इस तरीके से टेंट्स टाइप बना के रहते हैं। तो इस तरीके से उनके पास रहने के लिए अच्छे से जगह नहीं है, वो स्लम्स एरियाज में रहते हैं, रिमोट विलेजेस में रहते हैं। और रिमोट विलेजेस मतलब ऐसे दूर दराज वाले गांव के इलाके जहाँ की जमीनें जो है वो बंजर हैं, जहाँ पे उगाने के लिए अच्छे से कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उगाएं तो वो भी मतलब अच्छी फसल नहीं दे रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन में रहने वाले लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, किस तरीके से वो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल में भेजेंगे। उनके पास तो खाने के लिए ही पैसा नहीं है, खाने के लिए ही उनको लाले पड़ रहे हैं, तो वो मतलब इस तरीके की जो लग्जरीज हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे। The Constitution recognizes equality before law, but in real life some Indians are more equal than others. अब वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि मैं सबको एक समान ट्रीट करता हूं। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो कुछ लोगों को ये इक्वालिटी हकीकत में एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, बट बहुत सारे लोग हैं जो इस इक्वालिटी से वंचित हैं। मतलब कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा है इस चीज से कि हाँ भाई उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, बट कुछ लोगों को नहीं मिल रही हैं। कुछ लोग इन बेसिक फैसिलिटीज से जो उनको मिलनी चाहिए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, हाउस, अच्छा खाना, इन सब चीजों से वो वंचित रह रहे हैं। Judged by the standards it set itself at independence, the Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. अब जो स्टैंडर्ड्स हमने अपने आजादी के टाइम पे सेट किए थे कि आज से इतने साल बाद या फिर इतने टाइम में हम इंडिया को इस पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं, तो अगर हम उन स्टैंडर्ड्स की बात करें, उन एम्स की बात करें कि हमने अपने लिए गोल रखा था, तो हम कह सकते हैं काफी हद तक हम उन गोल्स को अचीव करने में नाकामयाब रहे हैं, हम सफल नहीं हुए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दोज गोल्स प्रॉपरली। जो हमने गोल अपने लिए सेट किए थे कि हाँ भाई हमारा इंडिया यहाँ पहुंच जाएगा इस टाइम तक, वो चीज अभी तक अच्छे से हमने फॉलो नहीं की है, उसको हम नहीं अचीव कर पाए हैं। बट हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया एकदम ही फेल हो गया है, हर चीज में फेल हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जितना हमने सोचा था हम उतना नहीं अचीव कर पाए, बट हाँ कुछ तो अचीव किया है हमने, तो हम ना ही इसे फेलियर कह सकते, ना ही बहुत बड़ी सक्सेस कह सकते। हम अभी बीच में लटके हुए हैं। हाँ, हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, बट द पेस इज वेरी स्लो। जिस स्पीड से हमें सक्सेस की तरफ जाना चाहिए ना, दैट इज नॉट द रियल सिनेरियो। जो हमने सोचा था कि भाई इतनी स्पीड से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वो नहीं हो रहा। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बेटर हो रहा है, स्कूल्स वगैरह बन रहे हैं, एजुकेशन जो है बच्चों को मिल रही है, बट जिस रेट से वो मिल रही है दैट इज वेरी स्लो। तो मतलब जो गोल हमने मान लो अपने 50 साल के लिए रखा था, वो लग रहा है कि हमें 100 सालों में जाके अचीव हो पाएगा अच्छे से, ऐसा लग रहा है। राइट, सो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी पॉलिसीज वगैरह ला रही है उनमें कोई करप्शन ना हो। जिन लोगों के लिए वो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जिन लोगों तक वो चीजें पहुंचने चाहिए वो पहुंचे, ये श्योर करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी अपनी सोच चेंज करनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे में ये सोशल स्टिग्मा है, कास्ट सिस्टम हो गया, जेंडर बायसनेस है, कि मतलब जेंडर के बीच में डिफरेंसेस हैं, इस तरीके की चीजों को हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी हम जो है डेवलप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े स्कूल खोल दिए और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो सब कर दिया, और हम अभी भी वही पिछड़ी सोच लेके बैठे हुए हैं कि जी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को भी अपना काम करना होगा, और हमें एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन अपना रोल प्ले करना होगा, तभी हमारा जो देश है वो उस लेवल पे पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए, या हम एक डेवलप्ड नेशन तभी कहला पाएंगे। राइट, सो अभी तो हम डेवलपिंग फेज में है कि दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, बट वी हैव नॉट अचीव दैट मार्क ऑफ डेवलपमेंट, कि जितना हमें होना चाहिए, जितना पर कैपिटा इनकम हमारे लोगों की होनी चाहिए, वो अभी नहीं हुई है। तो ये सब जो है वो दोनों साइड से काम होगा, गवर्नमेंट भी करे, कुछ हम भी करें, तभी जाके जो चीजें हैं वो हो पाएंगी। So with this, we have come to the end of our chapter number 10 of class 8th history, and this was the last chapter. So with this, we have completed our whole history of class 8th, and I hope you like this video. And if you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.